हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद SRK में। दोस्तों, आज से हम विश्व के भूगोल का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और आज डिस्कस करेंगे हम भौगोलिक शब्दावली के बारे में। आप भूगोल पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जैसे महाद्वीप, महासागर किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप, अंतरीप, स्थल संधि, जल संधि, कई ऐसे सारे शब्द होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, समझ में नहीं आता ये होते क्या हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और उन सभी के चित्र जो हैं हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से जो भौगोलिक शब्द हैं उसका तात्पर्य क्या होता है। और साथ ही साथ गूगल मैप का भी यूज़ करेंगे, जिसमें आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो शब्द है हमारा वो मैंने लिया है महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं, इसे हम ऊपर किए दे रहे हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे बड़े भूखंड जो प्राकृतिक रूप से अपनी सीमाओं का निर्धारण करते हैं महाद्वीप कहलाते हैं। महाद्वीप जमीन का फैलाव होता है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता है और इनको व्यक्त करने की कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है। मतलब महाद्वीप ऐसे भाग होते हैं जो विश्व में अपनी प्राकृतिक रूप से सीमा का निर्धारण स्वयं करते हैं। जब हम ग्लोब देखेंगे या विश्व का मानचित्र देखते हैं तो उस पर हमें स्पष्ट रूप से महाद्वीप और महासागर दिखाई देते हैं। जैसे कि ये देखिए आप, इसमें आपको दिख रहा है कि जो बड़े बड़े स्थलखंड हैं ये वाले, जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप आपको दिख रहा है, तो ये बड़ा स्थलखंड है जो जलराशि से एकदम अलग दिख रहा है और ये प्राकृतिक रूप से अपनी सीमा का निर्धारण कर रहा है। जैसे कि ये आप देखिए, ये क्षेत्र पूरा एक ये जलीय क्षेत्र है इसके चारों ओर, और ये एक अपनी सीमा बना रहा है प्राकृतिक रूप से, जिससे ये एक महाद्वीप होगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं। और भी अगला शब्द हम देखेंगे कि अगला शब्द कौन सा है, महासागर। तो महासागर, जैसा कि आप महाद्वीप देख रहे हैं, ऐसे ही महासागर भी जो होते हैं वो महासागर जल मंडल का प्रमुख भाग है जो खारे पानी का विशाल क्षेत्र होता है। जैसा कि आपने अभी देखा कि महाद्वीप एक स्पष्ट अपनी सीमा निर्धारित करते हैं प्राकृतिक रूप से, वैसे ही जो महाद्वीपीय भाग महासागरीय भाग होते हैं वो भी अपनी सीमा निर्धारित करते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। महासागरों की खासियत ये होती है कि जो महासागरीय भाग होते हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। सारे महासागर आप देखेंगे, ये आपका हिंद महासागर हो गया, और फिर ये जो क्षेत्र पड़ता है ये अटलांटिक महासागर है जो अंग्रेजी के यस आकार में फैला हुआ है। और ये देखिए, ये नीचे से जुड़ा हुआ है किससे, प्रशांत महासागर के। जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है, तो वो देखेंगे आप, वो भी जुड़ा हुआ है। ये सारे जितने भी महासागर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पानी की बहुत बड़ी जलराशि होती है जो जिनका जल खारा होता है। आइए आगे हम देखते हैं अगला शब्द कौन सा है। अगला शब्द है हमारा द्वीप। तो जो द्वीप होता है जिसको आइलैंड बोलते हैं, तो द्वीप ऐसे स्थलीय भाग होते हैं जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है। मतलब एक समुद्र के बीचों बीच ऐसा स्थलखंड होगा जिसके चारों तरफ जल ही जल होगा। जैसे कि आप मानचित्र में देखेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये आपका मेडागास्कर आइलैंड है, यानी हिंदी में बोलते हैं मालागासी द्वीप। इसके चारों ओर देखेंगे आप तो जलीय भाग ही है। जैसे ये देखिए, बहुत सारे द्वीप हैं, ये आप देख सकते हैं। जो श्रीलंका है वो भी एक द्वीप ही है। ऐसे ही जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ये आप देखेंगे सफ़ेद रंग में जो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ आच्छादित रहता है, ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, तो ये पूरा सफ़ेद दिख रहा है इसीलिए। तो ये जो है वो भी एक
द्वीप ही है। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये एक द्वीप है। तो ऐसे ही विश्व में बहुत सारे अनेकों द्वीप हैं और ऐसे कई सारे देश हैं जो द्वीप पर ही बसे हुए हैं। आप भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे तो वहाँ भी देख सकते हैं, ये जो अंडमान निकोबार है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको भारत का भूगोल जब पढ़ रहे थे तब बताया था, तो वो भी एक द्वीप ही है। ये देखेंगे आप, तो ये अंडमान निकोबार ये भी द्वीप है। ये देखेंगे इसके चारों तरफ जलराशि फैली हुई है। तो इस प्रकार जो होती है संरचना उसको हम द्वीप बोलते हैं। अगला है प्रायद्वीप। जैसा द्वीप था वो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता था, ऐसा जो प्रायद्वीप होता है वो 3 तरफ से जल से घिरा होगा और एक ही दिशा उसकी खाली होती है। जैसे कि आप देखेंगे, ये आपने देखा होगा भारत का प्रायद्वीपीय भाग। तो ये जो क्षेत्र जितना दिख रहा है ये वाला, ये देखेंगे आप, ये एक दिशा हो गई और ये दूसरी दिशा हो गई और ये तीसरी, ये तीनों तरफ से ये जलीय भाग से घिरा हुआ है। एक भाग ये वाला जो इधर है वो स्थलखंड के रूप में खाली है। तो जो 3 तरफ से ऐसे भाग जो जल से घिरे हुए होते हैं उनको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। कुछ मुख्य प्रायद्वीप जैसे हैं, ये आपने देखा भारत का प्रायद्वीप, जिसको दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप, अरब का प्रायद्वीप है, ये 3 तरफ से जल से घिरा है। ये देखिए, एक पहली दिशा ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरा ये 3 तरफ से जल से घिरा और ये स्थलीय भाग जो है वो है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऐसा स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। अगला हमारा शब्द है अंतरीप। अंतरीप जो होते हैं वो समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ भाग होता है, जो कि सकरा भाग होगा और 3 ओर जल से घिरा होगा। ये लगभग वही प्रायद्वीप वाला पार्ट ही होता है, लेकिन जो सकरा और पतला भाग होगा, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो ये सागरीय भाग में ये गया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अंतरीप। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, जैसे ये जब यही जो अंतरीप वाला क्षेत्र है, जब ये थोड़ा बड़ा होता है तो उसी को प्रायद्वीप या रास भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि अंतरीप और प्रायद्वीप में अंतर क्या है। जो अंतरीप होता है थोड़ा पतला सा भाग होता है। अगला भौगोलिक शब्द है हमारा खाड़ी। जैसा आपने प्रायद्वीप पढ़ा था कि जो स्थलीय भाग 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है वो प्रायद्वीप होता है, ऐसे ही जलीय भाग जो होगा 3 तरफ से स्थल से अगर घिरा होगा स्थलीय भाग से तो उसको हम खाड़ी बोलते हैं। जैसे ये मानचित्र में हम देखेंगे अभी गूगल अर्थ पे, ये आप परिचित होंगे, बंगाल की खाड़ी भारत से पूर्व में पड़ता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी है। इसको आप देखेंगे तो पहला भाग ये होगा एक दिशा, दूसरी और तीसरी, ये 3 दिशा से जल से घिरा हुआ है। जैसे देखेंगे ये 1 दिशा, 2 और 3 दिशाओं में ये जल से घिरा हुआ है। और ये चौथी दिशा जो है ये दक्षिण की तरफ, ये पूरा जलीय भाग है जो खुला हुआ है। तो ये 3 तरफ से जो स्थलीय भागों से जो आकृति घिरी होती है उस ऐसे जलीय भाग को खाड़ी बोलते हैं। कुछ विश्व में बहुत सारी महत्वपूर्ण खाड़ियाँ हैं। जैसे आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी, भारत में ही ये आपकी गुजरात राज्य में ये खंभात की खाड़ी है, इस पोजीशन पे, यहाँ पे ये वाला खंभात की खाड़ी है, ये वाली कच्छ की खाड़ी है। ऐसे ही बहुत सारी खाड़ियाँ हैं विश्व में। जब विश्व के भूगोल का अध्ययन हम आगे करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि कौन कौन सी खाड़ी है। ओमान की खाड़ी हैं, खंभात की यहाँ पे खाड़ी है, ऐसे ही बहुत सारी खाड़ियाँ हैं। ये आप उत्तरी अमेरिका में कुछ प्रमुख खाड़ियाँ हैं देख सकते हैं, जैसे हडसन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, ये सारी जो इस लोकेशन पे हैं वो। और अगला हम अपना भौगोलिक शब्द देखते हैं जल संधि। क्या होता है जल संधि? एक महत्वपूर्ण है, ये वैश्विक व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्व होता है इनका। ये आप देखेंगे लिख रखा है, पानी के ऐसे तंग मार्ग जो बड़े पानी के 2 समूहों को जोड़ता है, जिसमें से नौकाएं गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक
जा सकें जलसंधि कहलाता है। इसका भौगोलिक आकार अक्सर डमरू जैसा होता है, इसीलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो आपने देखा कि दो दो बड़े जलीय भाग होते हैं जिनको एक सकरा सा जलीय भाग जोड़ता है, तो वो वही जो सकरा भाग होगा वो जलसंधि कहलाता है, और इनका आकार कुछ होता है वो डमरू की भांति बनता है, जिसलिए इसी कारण इसको हम जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत का उदाहरण ले, ज़्यादा सही रहेगा। आप देखेंगे इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर ये हिंद महासागर। यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये छोटा सा जो जलीय भाग है, ये जो हल्का ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इसके ऊपर जल राशि ही है, ये थोड़ा उभरा हुआ है इसीलिए आपको ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जलीय भाग है पूरा। यहाँ तक भारत का ये पंबन द्वीप पड़ता है, रामेश्वरम जिसको बोलते हैं, जहाँ पर रामेश्वरम स्थित है वो पंबन द्वीप है। ये आपको हम दिखाई दे रहे हैं, ये इस स्थान पर पड़ता है पंबन द्वीप। और ये फिर जो हल्का हरा लाइन टाइप का दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये जलीय क्षेत्र ही है। चूँकि ये थोड़ा उभरा हुआ है, जैसा कि आप लोग अगर देखे होंगे तो कहीं राम सेतु इत्यादि का जो वर्णन आता है वो यहीं पे माना गया है। हालांकि ये ऊपर अभी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हल्का ग्रीन वाला जो एरिया है वही, लेकिन यहाँ पर ऊपर जल राशि ही है। तो ये जो एक देखेंगे सॉरी देखेंगे आप, ये एक बड़ी जल राशि ये हो गई यहाँ पर, ये वाली, और दूसरी बड़ी जल राशि इधर हो गई, ये क्षेत्र कह सकते हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों को ये जोड़ता है, तो ये जो स्थान हुआ ये वाला, तो इसको हम जलसंधि बोलेंगे। ये वाला जो क्षेत्र होगा ये जलसंधि कहलाता है। ये इससे होकर के कुछ व्यापारिक जहाज या नाव इत्यादि आती जाती रहती हैं। तो ये जो क्षेत्र है जलसंधि है, आप समझ गए होंगे। और बहुत सारे ऐसे जलसंधि है जिनको हम दिखा रहे हैं अभी। जैसे मान लिया भूमध्य सागर में एक महत्वपूर्ण जलसंधि पड़ती है जिब्राल्टर की, ये आप देखेंगे मेडिटेरियन सी है आपका भूमध्य सागर, और ये वाली जो है ये आपका भूमध्य सागर हो गया। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये वाला, ये पूरा भूमध्य सागर है, और इधर का जो एरिया पूरा दिख रहा है ये आपका बड़ा सा, ये अटलांटिक महासागर है। तो इन दोनों को, ये वाला क्षेत्र भी हम आपको जूम करके दिखाएंगे, तो ये वाला क्षेत्र जोड़ता है। तो ये जिब्राल्टर की संधि है यहाँ पर। तो इस तरीके आप समझ सकते हैं कि दो बड़ी जलराशियों को एक छोटी सी, ये देखेंगे आप यहाँ से, तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको, आई थिंक नेट ऑफ है इसीलिए नहीं दिख रहा है। ये आपका जूम हो गया, ये दिख रहा होगा, ये लिख रखा है जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर की जल संधि है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्लियर नहीं हो रहा अभी कुछ? अभी दिखेगा? चलिए अभी क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दिखा देंगे हम। यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र हल्का सा नीले रंग का दिख रहा है वो आपकी जिब्राल्टर जल संधि है। यहीं से आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखते हैं क्या है। स्थल संधि, जैसे दो जलीय भागों को जोड़ता था तो वो जल संधि होती थी। ऐसे अगर दो स्थलीय भागों को अगर कोई एक छोटा सा भाग जोड़ता है तो उसको हम स्थल संधि बोलेंगे। ये आपको दिखा रहे हैं अभी हम गूगल अर्थ पे ही। ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये पूरा जो महाद्वीप पड़ रहा है आपका, ये वाला कॉन्टिनेंट जो है ये नॉर्थ अमेरिका है, और इधर वाला ऐसे ही ये साउथ अमेरिका।
ये दोनों बड़े स्थलीय खंड हैं और इनको यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डॉट मैंने किया है ये एक स्थलीय भाग है जो कि जोड़ता है, तो ये स्थल संधि बोलेंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको समय आने पर बाद में दिखाते रहेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप छोटी सी एक भूखंड है जो जोड़ता है दोनों महाद्वीपों को, तो इसको हम स्थल संधि बोलते हैं। अगला हमारा शब्द है एक हिमनद। हिमनद जो होते हैं वो पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशि को हिमानी या हिमनद कहते हैं। इसका दूसरा नाम हिमानी भी है। तो जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पर आप देखेंगे जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं वहाँ पर पूरी बर्फ आच्छादित रहती है पूरे वर्ष भर। तो वहाँ पर जो बर्फ़ जमी होती है उसी को ग्लेशियर बोलते हैं। ये नीचे मैंने चित्र लगा रखा है, आप देखेंगे ये पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है ये क्षेत्र यहाँ पर। और ये जो ऊंचे पहाड़ हैं ये सारे के सारे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, तो इन्हीं को हम ग्लेशियर बोलते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये पर्वतीय ढाल का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होते रहते हैं। जो ढाल के सहारे ये धीरे धीरे जो स्लोप होगा माउंटेन्स का या माउंटेन रेंज जो होती है उनका जो स्लोप होता है उसी के सहारे होते हुए ये नीचे की ओर बहती रहती है, जिसको हिमानी या हिमनद बोलते हैं। अंग्रेजी में इनको ग्लेशियर बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं। और जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं या उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं नॉर्थ में, जैसे यूपी बिहार में जो नदियाँ हैं जैसे सिंधु है और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा है उसकी सिंधु, और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, वो इन्हीं ग्लेशियर से निकलती हैं और वर्ष भर इसीलिए बहती रहती क्योंकि यहाँ से ही उनको पानी मिलता रहता है। बाकी दक्षिण भारत की नदियाँ जो होती हैं वो सूख जाती हैं। उनका कारण यही है कि उनको जल ग्लेशियर से नहीं मिलता है, वर्षा का जल ही मिलता है उनको, जिससे वो कुछ समय के बाद सूख जाएंगी। लेकिन जो ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं इन्हीं ग्लेशियर से इनको जल मिलता रहता है, इसी के कारण वो वर्ष भर बहती रहती है, उनमें पानी रहता है, इसीलिए उनको सततवाहिनी नदियाँ बोलते हैं। अगला हमारा शब्द है पर्वत। इससे आप लोग परिचित हैं, मैं कुछ नहीं लगता ऐसा कि खास बताने की ज़रूरत है। देखेंगे पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है जो ज़्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा होता है। आप पहाड़ के बारे में अच्छे से परिचित हैं, जो काफ़ी ऊंचे क्षेत्र होते हैं आकस्मिक रूप से ऊपर उठे हुए होंगे ये, जिनका शीर्ष ये यहाँ पे नहीं लिख रखा है तो मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। जो उनका शीर्ष होता है वो नुकीला होता है और अधिकांशतः जो पर्वत होते हैं वो एक माउंटेन रेंज जिसको बोलते हैं, एक बहुत सारे पर्वतों का समूह बनता है और एक श्रृंखला बनती चली जाती है, तो उसे हम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। और एक पर्वत श्रृंखला में कई सारे या हजारों कह सकते हैं या सैकड़ों की संख्या में पर्वत होते हैं, पर्वत चोटियाँ होती हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए देखेंगे हिमालय पर्वत है, वो एक पर्वत पूरी श्रृंखला है। और जैसे कंचनजंगा हुआ, मकालू हुआ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, वो उनकी पर्वत चोटियाँ हैं। ऐसे आप देखेंगे पठार। अगला शब्द है पठार। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप होता है जो जमीन से पर्याप्त ऊंचा उठा हुआ होता है। लगभग 600 मीटर ये मेंशन कर रखा है, 600 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई होती है। औसतन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लगभग जैसे आप देखेंगे विश्व का अगर सबसे ऊंचा पठार देखेंगे तो जो तिब्बत का पठार है तो वो लगभग उसकी ऊंचाई 4500 मीटर के आसपास है, तो वो एक पर्वत जितनी ऊंचाई हो जाती है। लेकिन उसकी कुछ खासियत है जो उसको पठार जिसके कारण वो है। खासियत क्या है उसकी, जैसे ये एक है जिसका ऊपरी भाग चौड़ा सपाट हो। एक चीज़ नहीं दिख रखी है इसमें, ऊबड़ खाबड़ भी कहीं कहीं होता है, तो वो मतलब ककरीले पथरीले क्षेत्र होते हैं। इसी कारण वो जो तिब्बत वाला क्षेत्र है काफ़ी ऊंचाई होने के बाद भी उसको पठारी भाग बोला जाता है, क्योंकि उसका जो शीर्ष वाला भाग यानी कि अपर लेयर जो है उसकी, वो माफ़ करिएगा अपर लेयर नहीं, जो ऊपरी भाग है सतह है वो जो ऊपरी भाग है वो समतल है और ऊबड़ खाबड़ वाली ज़मीन होती है, इसीलिए उसको पठार बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं कि 600 फीट तक की उसकी ऊंचाई होती है। तो मैंने चित्र लगा रखा है पठारी भाग का, आप देख सकते हैं ये ऊबड़ खाबड़ काफ़ी हैं। ये देखेंगे आप, ये भी पठारी क्षेत्र हैं
जो अगला शब्द है जो मैदान है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, पर्वत से नीचे आने पर कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं जैसे भाबर, तराई जिनको बोलते हैं, उसके बाद मैदानी क्षेत्र शुरू होता है। तो मैदानी क्या होता है क्षेत्र, जहाँ पर नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है, बहा करके या काट करके जो मिट्टी लाते हैं वो जमा कर दी जाती है और एक समतल सतह बन जाती है जिसको हम मैदान बोलते हैं। तो परिभाषा इसकी देख लेंगे। मैदान धरातल पर मिलने वाला अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग होता है और जिसका ढाल एकदम कम होता है, मतलब उसका ढाल ना के बराबर होगा, कह सकते हैं, सपाट एकदम दिखाई देते हैं, वो मैदान होते हैं। ये आप देख सकते हैं एक मैदान का चित्र मैंने लगा रखा है। अगला जो शब्द है वो है घाटी। तो घाटी दो या अधिक पहाड़ों के बीच का गहरा भाग होती है, आमतौर पर नदी का प्रवाह पाया जाता है। तो जो घाटी वाला क्षेत्र होता है, जैसे दो पहाड़ होंगे और दो पहाड़ के जो बीच का क्षेत्र होगा, या अधिक, दो से अधिक पहाड़ भी हो सकते हैं, उनके जो बीच वाला क्षेत्र होगा उसको घाटी बोलते हैं। और ये घाटी में अक्सर नदियाँ पाई जाती हैं जो जिससे होकर बहती हैं। कभी कभी इन घाटियों में सुंदर मैदान पाए जाते हैं, जैसे कश्मीर या उत्तराखंड हुआ, इनमें सब क्षेत्रों में, इन्हीं घाटियों में अच्छे खासे मैदान, सुंदर वादियाँ जिनको बोलते हैं वो पाई जाती हैं। और कभी कभी बस्तियाँ भी बसी होती हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सड़क इत्यादि ये भी है। तो ये घाटी वाला क्षेत्र है। आप देखेंगे कि ये, एक मिनट जूम इन कर दें, सही से देखेगा, ये देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया। ये यहाँ इधर से ये पर्वतीय ढाल है, कई सारे पर्वत हैं ये, और फिर इनके जो ये निचली तलहटी में ये जो क्षेत्र है ये, इसको घाटी बोलते हैं। और अधिकांशतः ऐसा होता है कि यहाँ से नदियाँ होकर बहती हैं। कभी कभी यहाँ पे मैदान भी पाए जाते हैं कुछ छोटे छोटे, और बस्तियाँ भी होती हैं। अगला जो है वो मग्न तट। ये इतने जो स्थलाकृतियाँ कुछ मुख्य थी वो स्थलीय भाग से संबंधित थी। आगे जो है वो महासागर में भी कुछ स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जो जिनको उच्चावच बोलते हैं। तो महासागरीय भाग की कुछ आकृतियाँ जो मुख्य मुख्य हैं वो हम बता दे रहे हैं। जैसे मग्न तट, या जिसको बोलते हैं तट। तो तटीय भाग क्या होता है, महाद्वीप के चारों ओर फैले हुए उथले समुद्री भाग को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। मग्न तट का अर्थ डूबे हुए तट, मतलब जो महाद्वीप का ही ये भाग होती है एक हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन जो जिन पर सागरी जल आता रहता है या फैला हुआ होता है, और उथले भाग जो होते हैं वो मग्न तट कहलाते हैं। अभी नीचे मैंने मैप यूज किया है, अभी आपको उस पर समझा दिया जाएगा। फिर मग्न ढाल होती है जहाँ पर मग्न तट खत्म होते हैं, फिर अचानक से उनकी समुद्री भाग में ढाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसी को मग्न ढाल बोला जाएगा। फिर सागरी मैदान, जहाँ पर ढाल खत्म होगी वहाँ से आगे सागरी मैदान प्रारंभ होता है। और फिर उसके बाद महासागरी कटक है। अब देखिए ये मैंने मैप लगा रखा है, अभी कटक के बारे में आपको बता रहे हैं। कटक का शायद छूट गया है, चित्र नहीं लगाया मैंने। तो ये आप देखेंगे जैसे ये महाद्वीपीय भाग है, ये हो गया महाद्वीपीय भाग आपका इतना वाला। और फिर यहाँ से आप देखेंगे इसको बोलते हैं मग्न तट। ये देखेंगे आप महासागर का, महाद्वीप का ही भाग है, लेकिन थोड़ा उस पर सागरीय जल भी फैला हुआ है। तो ये जो क्षेत्र इतना मैंने दिखाया वो ये मग्न तट होते हैं। उसके बाद देखेंगे आप इसके जो जहाँ से तट, जैसे यहाँ पे तट खत्म हो रहा है आपका, फिर ये जो ढाल आपको दिख रही है अचानक से इसकी ढाल बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको महासागरीय ढाल बोलते हैं या कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलेंगे। और फिर ये इसके बाद यहाँ तक आपका ये स्लोप वाला क्षेत्र हो गया। और फिर ये जो क्षेत्र बचा आपका, यहाँ पे ढाल एकदम मंद हो जाता है और उसको सागरीय मैदान या गंभीर सागरीय मैदान बोलते हैं। ये अगाध सागरीय मैदान कर रखा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये सागरीय मैदान होता है और इसकी ढाल बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसको डीप ओशन प्लेन बोलते हैं। ऐसे ही अब अगली जो स्थलाकृति इसमें बनती है वो है गर्त। महासागरीय गर्त जो होते हैं ये देखेंगे आप अचानक से मैदानी क्षेत्र में ही, ये देखेंगे यहाँ पर बहुत गहरे गड्ढे बन जाते हैं, इनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है,
कुछ मीटर से लेकर के कई सैकड़ों मीटर तक, हजारों मीटर तक जाती है। जैसे विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है वो मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते होंगे कि अगर हिमालय पर्वत को पलट के रख दिया जाए तो उसमें वो पूरा डूब जाएगा और उसके ऊपर भी 2 किलोमीटर लगभग जगह खाली रहेगी। ये सतह होती है महासागर नितल की या मैदान की। इसके नीचे गहराई में ये फैले होते हैं, जिनको बोलते हैं महासागरीय गर्त। इनके दो टाइप का होता है मुख्यतः। अगर इनकी चौड़ाई ये वाली जो है, ये अगर इनकी चौड़ाई ये कम है, ये वाला, तो वो गर्त बोले जाते हैं। अगर यही इनकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई, मान लिया कुछ दूर में फैले होते हैं और फिर ये इस तरीके से अगर बन रहे हैं तो उनको खड्ड बोला जाता है। आगे देखेंगे आप, ये वाला जो क्षेत्र है, जो महासागर में भी जैसे भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि की घटनाएं होती रहती हैं, तो ज्वालामुखी के कारण यहाँ पर पर्वत निर्माण हो जाता है कभी कभी, या अन्य बहुत सारी भौगोलिक घटनाएं होती हैं जिनके कारण यहाँ पर्वत बन जाता है। और जो ऊपर निकले हुए भाग होते हैं इनको गुयाट बोलते हैं, और यही द्वीप होते हैं। कभी कभी ये द्वीप बन जाते हैं निकल करके ऊपर, इनको गुयाट बोलते हैं। अब आगे देखेंगे, एक शब्द था महासागरीय कटक। तो कटक जो होता है, जैसे असली भाग पे पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, सेम टू सेम वैसे ही सागरीय भागों में भी पर्वतमाला पाई जाती है। एक पूरी एक रेंज माउंटेन की होती है, जिसको रिज बोलते हैं, ओशियन रिज। तो वो रिज जो होगी, जिसको कटक बोलेंगे हिंदी में, तो महासागरीय कटक होती है। जैसे यहाँ पर मान लिया ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है और फिर वहाँ पर पूरी एक पर्वत श्रृंखला बन जाएगी, तो उसको ये महासागरीय कटक बोलते हैं। तो गर्त वाला क्षेत्र मैंने बता दिया था आपको। ये गर्त, ये आप देखेंगे दोनों तरफ से ये सागर का भाग है और फिर ये पूरा गहराई में एकदम फैला हुआ है। ये देखेंगे, ये असली भाग हो गया। असली क्या मतलब, सागर में जो ज़मीन वाला भाग है, सागर नीतल के अंदर, सागरी मैदान के अंदर। और फिर ये जलीय भाग जो होता है, इसी को गर्त बोलते हैं। कई किलोमीटर गहरे हो सकते हैं। आगे देखेंगे, मैंने आपको बताया था एक चीज़ कोई छूट गई, हाँ, जो कटक है, कटक का फोटो शायद नहीं लगा हुआ है। एक मिनट देखते हैं, शायद हो, आई थिंक नहीं है, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको, शायद इसमें शो कर जाएगा। आप देखेंगे ये, हाँ दिख रहा है, जो भाग दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये आपका अटलांटिक महासागर है। जूम इन करेंगे, एकदम क्लियर दिखेगा आपको। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका है और इधर वाला अफ्रीका है। और ये जो अफ्रीका, ये पूरा ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है अंग्रेजी के अक्षर यस के आकार में, ये अटलांटिक महासागर है। इसको अगर जूम करेंगे तो आप देखेंगे, इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत सारी आकृतियाँ पाई जा रही हैं नीचे। जो आपको ये लाइंस वगैरह, ये द्वीप हो गए आपके छोटे छोटे से, या महासागर के अंदर ही कुछ आकृतियाँ पाई जाती हैं, छोटे छोटे पर्वत हैं वो, तो उनको बोलते हैं। और फिर ये जो कटक है, ये पूरा अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे, यहाँ से एक सफ़ेद वाली हल्की लाइन, ये देखिए जो गहरे नीले रंग के हैं जो भाग, जैसे इधर वाला भाग जो है वो देखेंगे आप, ये वाला भाग ये गहरे नीले रंग का है, इधर वाला भी गहरे नीले रंग का है यहाँ पे। लेकिन जो बीच वाला भाग, ये यस आकार में जो फैला हुआ है, ये हल्का सफ़ेद दिख रहा है, मतलब इसकी गहराई कम है इस स्थान पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे पर्वतीय भाग है, पूरी ये लंबी श्रृंखला कई हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। तो यही है मध्य अटलांटिक कटक, इसको बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज इंग्लिश में। ये वाला जो भाग है ये कटक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इतना था, कुछ भौगोलिक शब्द थे ये मुख्य। बाकी अगर ऐसे और कई सारे शब्द अगर आते रहेंगे लेक्चर के दौरान तो उसको हम बताते रहेंगे। तो जो ये कुछ भौगोलिक शब्द थे जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया आपसे, तो वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।